जय हिंद बच्चों, सीखो प्लस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का विषय है अम्ल, क्षार और लवण। ये क्लास 10 का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का अध्याय 2 है, जिसमें केवल अति लघुत्तरीय लगभग 30 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। उसका डिटेल हम पढ़ेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे, आप पढ़ लिए हैं तो इसको आप मिलान करेंगे, जो आंसर आपका सही है या इसमें और सुधार होने की गुंजाइश है। पहला क्वेश्चन चलते हैं। 3 खनिज अम्लों का सूत्र लिखे। आपसे पूछा 3 खनिज अम्ल का, तो पहला हम लिखे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3। ठीक है, ये आपका 3 अम्ल है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक कार्बनिक अम्ल का सूत्र लिखे। तो देखिए, सबसे सरल और प्रमुख कार्बनिक अम्ल है एसिटिक अम्ल, ठीक है ना, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। ये फॉर्मिक अम्ल भी होता है SCOH, जो चींटी के डंक मारने में पाया जाता है, और कार्बोनिक अम्ल H2CO3 ये कार्बोनेटेड जल में होता है, ठीक है ना। तो ये अब दूसरा क्वेश्चन था आपका कार्बनिक अम्ल के बारे में। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है। देखिए, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसमें लगभग 5 से 10% एसिटिक अम्ल होता है, और शेष भाग क्या होता है, पानी आपका होता है। इसका रासायनिक सूत्र हम पढ़े हैं CH3COH। यह किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनता है, ठीक है, जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। हम जानते हैं कि अम्ल का स्वाद क्या चीज होता है, खट्टा होता है, ठीक है। चलिए, चौथा क्वेश्चन आपका है बैटरी अम्ल क्या है। देखिए, बैटरी अम्ल बेसिक एसिड, बैटरी एसिड जो है मुख्य रूप से क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, और पानी का एक सांद्रित मिश्रण होता है, जिसका उपयोग लेड एसिड बैटरियों में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। तो बैटरी अम्ल कौन होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो बच्चों, इसको आप पढ़िएगा, समझिएगा, और हाँ अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा आपको कैसा लगा इसका प्रश्न उत्तर। पांचवा क्वेश्चन है कि उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें अम्ल और भस्म की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं। देखिए, अम्ल और भस्म की जो अभिक्रिया होती है और इससे लवण और जल जो बनता है, उसे हम क्या करते हैं, उदासीनी अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर क्या बनता है, NaCl, जिसको हम क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं, साधारण नमक हम लोग बोलते हैं, और जल का निर्माण होता है, ठीक है, H2O। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि सामान्य लवण, अम्लीय लवण और भास्मीय लवण का एक एक उदाहरण क्या कीजिए, ठीक है। देखिए, सामान्य लवण नॉर्मल साल्ट जो होता है, उसको एक उदाहरण सोडियम सल्फेट Na2SO4 या सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड नहीं होता है। अम्लीय लवण में हाइड्रोजन होता है, जिसमें सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4, और ये हाइड्रोक्साइड इसमें होता है। देखिए, भास्मीय लवण जिसको बोलते हैं बेसिक बेरियम क्लोराइड BaOHCl, ठीक है ना। इसमें हाइड्रोजन ना हाइड्रोक्साइड होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है, इसमें हाइड्रोक्साइड होता है। तीनों का लवण का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के जलीय विलयन अम्लीय होता है या भास्मीय होता है। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन अम्लीय होता है, ठीक है ना। जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी H2O में घुलती है, तब यह दुर्बल कार्बोनिक अम्ल H2CO3 बनाती है, जिसके कारण विलियम के प्राकृतिक अम्लीय हो जाता है और pH कम हो जाता है। तो इसका सिंपल सा एक आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। अति लघु उत्तरीय तो एक लाइन में भी लिखेंगे तो आपको काम चल जाएगा, ठीक है। डिटेल हम आपको समझाने के लिए 2 लाइन और एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं, तो ये भी लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है, ठीक है। इसको समझना है, याद भी करना है, और परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। अगला क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए, ये आपका रिएक्शन है, और सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्सिल अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। इस अभिक्रिया के दौरान सोडियम क्लोराइड जो नमक, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। देखिए, Na2 सोडियम क्लोराइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो बनता है NaCl, जिसको नमक बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है NH4 अमोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं कि जलीय विलयन का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, NH4Cl जिसको अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं कि जलीय विलयन के प्राकृतिक अम्लीय होता है।
इसके कारण यदि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और लाल लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से क्या होता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि गृह निर्मित किन्हीं दो सूचकों का नाम बताएं। तो देखिए, गृह निर्मित जो प्राकृतिक सूचकों में सबसे प्रमुख नाम होता है, जो घर में पाया जाने वाला हल्दी और लाल गोभी का रस, ये गृह निर्मित दो सूचक होते हैं। इसका उपयोग अम्ल क्षार के पहचानने में घर पर आसानी से कर सकते हैं। अब अगर हल्दी की बात करें तो यह अम्ल के संपर्क में आने पर अपना पीला रंग नहीं बदलता है, लेकिन क्षारीय पदार्थ जैसे साबुन या चूने का पानी के संपर्क में आने पर लाल और भूरे रंग में हो जाता है। जैसे किसी व्हाइट शर्ट पर अगर मसाला लगाए तेल, उस पर अगर साबुन लगाते हैं उसका कलर लाल हो जाता है, ठीक है। लाल गोभी का रस, इसके पत्तों का अर्क अम्लीय विलयन में गुलाबी लाल रंग का है और क्षारीय विलयन में हरे और पीले रंग का हो जाता है, ठीक है। तो दो है हल्दी और लाल गोभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है कि दो रंगीन पदार्थों सूचकों का नाम बताएं जो किसी अज्ञात द्रव के क्षारीय और अम्लीय प्रकृति बनाने में सक्षम हो। तो देखिए, दो प्रमुख रंगीन सूचकों का नाम क्या है, एक है लिटमस पत्र और दूसरा है फिनोल्फथेलीन, ठीक है ना। लिटमस पत्र का यह सबसे आम प्राकृतिक सूचक है, ठीक है ना, यह आसानी से मिल जाता है। यह क्षारीय प्रकृति, मतलब यह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। अम्लीय प्रकृति में देखिए यह नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है, ठीक है। अगर फिनोल्फथेलीन की बात अगर हम बात करें तो ये क्या है, संश्लेषित मतलब लेबोरेटरी रंगहीन सूचक है। अगर हम क्षारीय प्रवृत्ति की बात करें तो यह द्रव क्षारीय होने पर यह सूचक गुलाबी रंग का हो जाता है, और अम्लीय प्रकृति की बात करें तो यह क्षारीय घोल में गुलाबी रंग का हो जाता है। तो ये आपका दो जो है रंगीन पदार्थ, ये इंडिकेटर, इसको सूचक बोलते हैं, ठीक है, जो क्षारीय और अम्लीय में बताता है। अगला क्वेश्चन है 12, किस क्षार के लवण में धात्विक आयन नहीं होते हैं। देखिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के एक क्षार है जिसके लवणों में कोई धात्विक आयन नहीं होता, कोई मेटल आयन नहीं होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH में कोई क्षार नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या, अभिक्रिया को पूरा करना। ये दो अभिक्रिया आपको दिया हुआ है और इस दोनों को रिजल्ट में हमको फाइंड करना होता है। जिंक को सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है, और आयरन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो आयरन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। तो ये दोनों आपका रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो विलयन की प्रकृति क्या होगी। देखिए, पीएच मान अगर 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय, अगर 7 है तो उदासीन। तो किसी पीएच विलयन का पीएच मान अगर 3 है तो प्रकृति क्या हो जाएगी, वो अम्लीय हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, पीएच का मान 6 और पीएच का मान 2 वाले विलयन में कौन अधिक अम्लीय है। तो देखिए, पीएच मान जितना कम होगा विलयन उतना अधिक अम्लीय होगा। अगर पीएच मान लघु गणिकीय लॉगरिथम होता है जिसका अर्थ है कि पीएच मान 2 का विलयन पीएच 6 वाले विलयन से 10,000 गुना अधिक अम्लीय है, तो हम कह सकते हैं जिसका पीएच मान 2 है वो प्रबल अम्लीय है, पीएच मान 6 है ये दुर्बल अम्लीय है, ठीक है। लेकिन ज्यादा अम्लीय कौन हो जाएगा, 2 वाले। अगला क्वेश्चन 16 है, क्या पीएच का मान 8 वाले विलयन जल से अधिक भस्मीय होंगे। तो देखिए, हाँ, पीएच मान 8 वाले विलयन का जल, शुद्ध जल जिसका पीएच मान 7 होता है उसके तुलना में अधिक भास्मीय या क्षारीय होंगे, ठीक है ना। पीएच स्केल जब 7 के ऊपर जाते हैं तो क्षारीय को दर्शाता है, इसीलिए पीएच 8 क्या होता है, वो ज्यादा क्षारीय होगा साधारण जल के अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में अम्लीय लवण, भास्मीय लवण और उदासीन लवण को चुनिए। तो देखिए, ये 3 आपको दिया हुआ है, इसमें आपको चुनना है। देखिए, जिसमें आपको कोई हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल नहीं होता है उसको हम बोलते हैं उदासीन लवण, या आप देख सकते हैं NaCl। जिसमें हाइड्रोक्सिल, जिसमें हाइड्रोजन होता है उसको हम बोलते हैं अम्लीय लवण, आप देख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और जिसमें हाइड्रोक्साइड OH होता है माइनस, उसमें हम बोलते हैं भास्मीय या क्षारीय लवण, जिससे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये आपका 3 है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करिए। ये आपका 2 रिएक्शन दिया, इसको पूरा करना है। इसमें क्या है कि जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मिलता है
तो क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस निकलता है। दूसरा है जब कॉपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलता है तो क्या बनाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट का निर्माण करता है। ठीक है, ये दो आपका रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 18। अब हम 19 में चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में अम्ल का कौन सा तत्व धातु से विस्थापित होता है। ठीक है ना, देखिए जस्ता जिसको जिंक बोलते हैं और तनु हाइड्रो अम्ल की अभिक्रिया करने पर अम्ल का हाइड्रोजन तत्व धातु द्वारा विस्थापित होता है। यहाँ क्या है, जिंक क्लोराइड, ये आपको क्या चाहिए, जिंक क्लोराइड, और कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है एक सूचक का नाम बताएं जो विलयनों में विभिन्न हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के स्तर पर बताने में सक्षम हो। तो देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर की अगर बात करें तो वो एक ऐसा सूचक है जो विलयनों में विभिन्न हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रता के स्तर को बताने में पूरी तरह सक्षम है। साधारण सूचक जैसे लिटमस पेपर केवल यह बताते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय। इसके विपरीत यूनिवर्सल इंडिकेटर कई सूचकों का मिश्रण होता है। यह H+ आयनों की सांद्रता के आधार पर 0 से 14 तक पीएच स्केल को अलग रंग और मान के साथ दर्शाता है। ठीक है ना, तो H+ आयन को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर और नॉर्मल साधारण इंडिकेटर में आपको डिफरेंस बता दिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्वेश्चन पूछा है कि प्रयोगशाला में निर्मित एक गैस जल में घुलनशील है। इसके जलीय विलयन में फिनोल्फ्थैलीन सूचक का एक बूंद डालने से विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। तो विलयन किस प्रकृति का है? तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये विलयन क्या हो जाएगा, ये विलयन क्षारीय हो जाता है गुलाबी रंग के हो जाने पर। जो फिनोल्फ्थैलीन का एक अम्ल क्षार सूचक इंडिकेटर है, ठीक है ना, ये सूचक है ये, जो क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग का हो जाता है और उदासीन या अम्लीय माध्यम में यह रंगहीन हो जाता है। ठीक है ना, जब ये क्षारीय माध्यम में जाएंगे तो गुलाबी रंग का हो जाएगा और जब अम्लीय या उदासीन में जाएंगे तो रंगहीन ही रहेगा। ठीक है, कोई रंग का परिवर्तन नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 है रवाकरण जल की अवस्था में वाशिंग सोडा, जिसको धोने का सोडा बोलते हैं, एवं तूतिया का रासायनिक सूत्र बताएं। देखिए रवाकर जल को क्रिस्टलीकरण जल के रूप में भी जानते हैं और वाशिंग सोडा जिसको तूतिया नीला थोथा का रासायनिक सूत्र हम देखते हैं। देखिए वाशिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 10H2। इसमें सोडियम कार्बोनेट के 10 एक अणु और जल के 10 अणु होते हैं। तूतिया या नीला थोथा इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4 5H2O। इसमें कॉपर सल्फेट के एक अणु और 5 अणु जल के होते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना वाशिंग सोडा का नाम क्या है, Na2CO3 10H2O, और नीला थोथा का नाम है CuSO4 5H2O, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को ठोस सोडियम कार्बोनेट में मिलाते हैं। तो देखिए जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को ठोस सोडियम कार्बोनेट में मिलाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। देखिए सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, सोडियम सल्फेट और कार्बन डाई और जल गैस का निर्माण करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विलयन में H+ जलीय आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर उस विलयन के पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी विलयन में H+ आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर उस विलयन में पीएच का मान घट जाता है और वो अधिक अम्लीय हो जाता है। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये है कि पीएच मान हाइड्रोजन आयनों के सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक के बराबर होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं pH बराबर -log H+ आयन। अगला क्वेश्चन है 25। देखिए 25 क्वेश्चन है वायुमंडल में जल के अणु त्यागने वाले जल योजित लवण क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए वायुमंडल में जल के अणु त्यागने वाले जल योजित, जिसको हाइड्रेटेड साल्ट बोलते हैं, उसको प्रस्वेदी कहते हैं, जिसको एफ्लोरेसेंट कहा जाता है, एफ्लोरेसेंट कहा जाता है। देखो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में उत्फुल्लन अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसमें जल योजित लवण हवा में अपने क्रिस्टल के जल को खो देता है और चूर्ण पाउडर में बदल देता है। ठीक है ना, उदाहरण के लिए अगर हम लें कि वाशिंग सोडा
Na2CO3 10H2O को हवा के संपर्क में आने पर अपने क्रिस्टलीकरण के जल के अणुओं को ताक देता है और मोनोहाइड्रेटेड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, मतलब ये होता है यहाँ पर Na2CO3H2O, ठीक है ना, यहाँ 10 में से 9 त्याग देता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पौधों के संतोषजनक वृद्धि के लिए मिट्टी के पीएच का मान कितना होना चाहिए? देखिए, पौधों के संतोषजनक और स्वस्थ वृद्धि के लिए मिट्टी का आदर्श पीएच मान 6.5 से 7.5 मतलब हल्का अम्लीय से उदासीन के बीच होना चाहिए। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जैसे आवश्यक पोषक तत्व तो पौधों में आसानी से उपलब्ध होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, दो सूचक का नाम बताएं। तो अभी हम पहला भी पढ़े हैं, दो सूचक लिटमस जो अम्ल में लाल और क्षार में नीला हो जाता है, और एक है मिथाइल ऑरेंज, यह अम्लीय माध्यम से लाल नारंगी और क्षारीय माध्यम से पीला हो जाता है। ये दोनों सूचक है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि साधारण नमक में किस यौगिक को मिलाकर आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है? ये भी भाई इंपॉर्टेंट है। कहा कि साधारण नमक सोडियम क्लोराइड में मुख्यतः पोटेशियम आयोडाइड KiO3 या पोटेशियम आयोडाइड नामक यौगिक को मिलाकर आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य मानकों के अनुसार इसकी बहुत ही कम मात्रा लगभग 15 से 40 ppm नमक में मिलाई जाती है, जिससे नमक साधारण नमक आयोडीन नमक बन जाता है, और इससे क्या होता है, घेघा रोग जो होता है ना, वो व्यक्ति को बच जाता है घेघा रोग होने से। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है, एक प्रस्वेदी लवण का सूत्र लिखें। एक प्रस्वेदी जिसके एफ्लोरेसेंट लवण का उदाहरण वाशिंग सोडा है, जिसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2। इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहा जाता है। ठीक है ना, प्रस्वेदी पदार्थ वे होते हैं जो वायुमंडल से में पानी खोकर पाउडर में बदल जाते हैं। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 का रहा है कि अम्ल जल में क्या प्रदान करता है? तो देखिए, जब किसी अम्ल एसिड को जल में घोला जाता है तो ये वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन H+ और संगत ऋणात्मक आयन प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपका 30 का 30 प्रश्न था लघु उत्तरीय। हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ये अति लघु उत्तरीय था, अब हम चर्चा करेंगे लघु उत्तरीय का और प्लस दीर्घ उत्तरीय। ठीक है ना, तो ये जो क्वेश्चन है इसको आपको मिलाना है, याद रखना है, समझना है, ये प्रीवियस ईयर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे के लिए धन्यवाद।